एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी के ऊपर एक एक आरएसएस का कार्यकर्ता बैठा हुआ है। आपका लापता का पोस्टर लापता का पोस्टर लगाने वाला ही लापता है। मेरे घर के दरवाजे में कभी ताला नहीं लगता। आप एक विशेष वर्ग के नेता हैं। आज उसी क्रम में मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी के चीफ मिनिस्टर बने, देश का ओबीसी के प्रधानमंत्री बनाए। अंधा बाटे रेवड़ी, चीन चीन के दे। बिंद में हार का कारण क्या था? मोहन यादव तो फेस नहीं थे ना मुख्यमंत्री के। फेस तो ऑफिशियल शिवराज सिंह चौहान भी नहीं थे। जो सतना विधानसभा सीट है वहाँ जाति आधारित चुनाव होता है। हमारे यहाँ सांसद हैं जो, क्या वो भाजपा के प्रोडक्ट है? रीवा में जो सांसद है क्या वो भाजपा के प्रोडक्ट है? नहीं। आरएसएस से जुड़े, भाजपा से जुड़े जितने भी लोग हैं सारे खरीदी केंद्र उनके हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी खरीदी केंद्र उनको ठेका दिया गया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यस सर। 50 रुपए क्विंटल घूस है, बारदाने का पैसा अलग से है, वेटिंग अलग से है। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी उर्फ डब्बू भैया। डब्बू भैया ने 2018 में शंकर लाल तिवारी जी को 3 बार के विधायक को हराया। उन्होंने अपनी राजनीतिक जर्नी की शुरुआत की एज अ जनप्रतिनिधि के रूप में, और फिर 2023 में 4 बार के सांसद गणेश सिंह जी को हराया। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आपने सर, मुझको इस प्रोग्राम के लिए चुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा है और आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी और आप लोग सभी विधायक दल वहां पर आप लोग गिरगिट लेकर पहुंचे, फिर एक दिन आप लोग भैंस लेकर पहुंचे, उसमें बीन बजाते हुए क्या प्रदर्शित करना चाहते थे? ये जो सांकेतिक धरने होते हैं, ये सरकार के रवैये को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आज तमाम सरकार बात बात से पलट जाती है। जब सदन के अंदर बोलती है कुछ और, एक्चुअल में फील्ड में होता है कुछ और। तो जब उस पर बात आती है तो पलट जाते हैं। तो एक सांकेतिक था कि भाई गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये लोग, हैं तो वही, पर्सनालिटी तो वही है। जनता के बीच में जाते हैं तो कुछ और, सदन में कुछ और करते कुछ और है, हो कुछ और रहा है। फिर इसी तरह जब हम लोग जगाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, आप पत्रकार लोग, तमाम खबरें, तमाम कवरेज होते हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या चाहिए। आज मध्य प्रदेश को विकासशील राज्यों में गिना जाता है और बड़ा लंबा चौड़ा बजट भी है, लेकिन कर्ज क्यों है और कर्ज खत्म कैसे होगा, इस पे कभी चर्चा नहीं होती। भाई, हम प्रदेश की जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, उसे बेच रहे हैं। एक तरफ अगर आपको उद्योग लगाना हो तो उद्योग विभाग के जो प्लॉट्स हैं वो आपको कितने रुपए स्क्वायर फीट में मिल रहे हैं, और आप दूसरे प्रदेश से आए लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे उन्हें हजारों एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम में दे देते हो। यहाँ के नौजवानों पर, यहाँ के व्यापारियों पर आपको भरोसा नहीं है। बिल्कुल। यहाँ के लोगों को आप संरक्षण नहीं दे सकते, यहाँ के लोगों को आप सुविधाएं नहीं दे सकते। 1000 2,000 रुपए स्क्वायर फीट है प्लॉट, वो भी लीज पर। अगर कोई आदमी छोटी सी मिल लगाना चाहे, उसके पास जमीन ना हो तो सरकार क्या जमीन दे पा रही है? भाई, देना है तो दो, नौजवानों को दो ना, कौन मना कर रहा है? यहीं के लोग आपको काम करके देंगे। आज आपको बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठ के हमारे प्रदेश के मुखिया को फोटो खिंचाना, मीटिंग करना और बड़े बड़े सम्मेलन करना एक फैशन बना दिया है। आप हमारे नौजवानों को, मध्य प्रदेश के इतने सारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे एक छोटे से शहर में हजारों लोग रोज चक्कर काटते हैं, तो इतने बड़े प्रदेश में कितने सारे ऐसे नौजवान और कितने प्रतिभावान लोग हैं जो अपनी इंडस्ट्री, अपना कारोबार खुद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार का संरक्षण ना होने के कारण, बैंकों से उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मदद नहीं मिल पा रही है। उनके पास गारंटी में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके बिहाफ में बैंक लोन दे दे। तो ऐसी स्थिति में वही स्थिति है कि अगर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तो चरित्र कुछ और है, सोच कुछ और है, प्लान कुछ और है। तो ये जो सरकार का रवैया है, प्रशासन का जो रवैया है, ये लोगों के साथ, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। सर, बिंद को पहले कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। 2023 का विधानसभा चुनाव देख लें, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लें, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। यदि उधर के नेता को देख लिया जाए तो आप हैं, अजय सिंह राहुल भैया हैं,
अभय मिश्रा जी को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा नेता अब दिखता नहीं है। बिंद में हार का कारण क्या था? देखिए, हमारे वोट कम कहीं नहीं हुए, वोट परसेंटेज तो ठीक था। ठीक है ना, वोट हमारे कम कहीं नहीं हुए। चुनाव एक प्रबंधन नीति है। आप किसी भी दल की हैसियत बिल्कुल। चुनाव जीतने या हारने से अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी नेता के व्यक्तित्व या विचारों को आप चुनाव के परिणाम से नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये एक नंबर गेम है, उसमें हम सफल नहीं हुए और उसके कुछ कारण प्रत्याशी के भी होते हैं, कुछ कारण संगठन के भी हो सकते हैं, कुछ कारण अलग अलग विषय हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है कि आजकल सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबका अपना, सब लोग अपने अपने को केंद्र बिंदु में रख के राजनीति करना चाह रहे हैं और तो कई बार जिनके ऊपर उम्मीद होती है वो काम नहीं करते। जैसे कई बार होता है मौसम और मौसम का जो संतुलन है योजना के मुताबिक कई बार नहीं होता है। और जो योजना थी कांग्रेस की, जो योजना थी कमलनाथ जी की, एक तो उस योजना को चुराया भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, है ना, उस योजना को चुराया। उसके पहले उन्होंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जो कमलनाथ जी ने प्लान एग्जीक्यूट किया उस योजना की चोरी हो गई। और हमारी मानसिकता थी उस योजना से लोगों को सहयोग करना, उनकी जीवन को सुधारना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मकसद था उस योजना से वोट लेना। तो उन्होंने वोट के लिए योजना को चुराया, इम्प्लीमेंट किया और आज तक 1.5 साल से ज़्यादा हो रहे हैं और आज तक उन्होंने जो वादा किया था उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। और तो और बहुत सारे काम ऐसे हैं गवर्नमेंट के जो नियमित होने चाहिए। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, आयुष्मान कार्ड का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, विकलांगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, संबल योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग हो गई। आज प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो भवन गरीबों को मिलने थे, उन योजनाओं को आपने पहले तो 2011 के सर्वे के आधार पे आवंटित किए थे जी। उसके बाद से आज तक ये सर्वे नहीं करा पाए। अब भी लास्ट में कुछ महीने पहले उन्होंने सर्वे कराने शुरू किए। कुछ गांव ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को, ग्राम पंचायतों में एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। वो तो छाती ठोक के कहते कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाखों लोगों को रोजगार दिए, घर दिए ना, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चेहरा देख के सिलेक्शन होता है। एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी के ऊपर एक एक आरएसएस का कार्यकर्ता बैठा हुआ है। वो लिस्ट देते हैं, इसका करना, इसका नहीं करना, इस गांव को देना, इस गांव को नहीं देना है। ये स्थिति है। अंधा बाटे रेवड़ी, चीन चीन के दे। तो जिनको सेवा करना ही नहीं आता है, जो सेवा के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, व्यापार के लिए आए हैं, अपने रोजी रोजगार के लिए आए हैं, वो दलाली करते हुए बैठे कर रहे हैं। देखिए उनके घर कैसे चल रहे हैं। कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई व्यापार नहीं, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं देखिए आप, उनकी जीवन शैली देखिए आप। ऐसे बहुत सारे आपको भाजपा के कार्यकर्ता मिल जाएंगे। उनकी जीवन शैली ऐसी है कि हाय रे हाय। तो कहाँ से आ रहा पैसा, कहाँ से आ रही है, किसको लूट रहे हैं, कौन दे रहा है, तो ये देखने चाहिए, सोचना चाहिए। अभी हमारे एक साथी ने सदन में भी बोला 5,000 करीब आवेदन आए ट्रांसफर के लिए और 12,000 लोगों को ट्रांसफर कर दिया। मतलब जिसको नहीं चाहते उनको भी ट्रांसफर क्यों कर दिया भाई, बिना मतलब के कर दिया, परेशान कर दिया। जो लोग चाह रहे हैं, तो 5,000 लोगों का जो ट्रांसफर हुआ उनको तो सेट करने के लिए किसी का स्थान रिक्त करना पड़ेगा। अरे भाई, तो परेशान भी तो हो रहे हैं लोग। अब वो तो भाई आप एक आदमी की सुविधा के लिए 4 लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो दिक्कतें हैं, और उसकी जो बोली लगी है उसकी चर्चा तो आपने सुनी ही होगी, बिल्कुल गांव-गांव से लेके भोपाल सचिवालय तक। तो है, पार्टी ने, सरकार ने, जो एक सरकार का स्तर होता है, विश्वास होता है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे खो दिया है। आज प्रबंधन के नाम पर, धर्म के नाम पर और बेशुमार पैसा खर्च करके चुनाव जीत रहे हैं। कोई जनता का स्वेच्छा से चुनी हुई सरकार नहीं है। आप ये बताइए, शिवराज सिंह सरकार
को उन्होंने अपने आप को चेहरा बना के प्रदेश में चुनाव लड़ा, और आज कहाँ है वो? अगर किसी ने शिवराज सिंह के ऊपर विश्वास करके वोट दिया है तो वो कहाँ जाएगा? भाई मोहन यादव तो फेस नहीं थे ना मुख्यमंत्री के। फेस तो ऑफिशियल शिवराज सिंह चौहान भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? उन्होंने अपना चेहरा लगा के ही राजनीति की। वो चाहते थे, वो प्रचार किया उन्होंने, लेकिन ऑफिशियली केंद्र ने ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह चेहरा है। लोगों को लगा कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, वो योजनाओं की घोषणा उन्होंने की तो लोगों को लगा। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? देखिए, कैंपेनिंग होती है, हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल ठीक है ना, लगातार भाषण होता है। भाई कौन सा नेता प्रदेश की दूसरी सीटों पे जाता है प्रचार करने? जिसको पार्टी कहती है वही जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है कि मुख्यमंत्री जा रहा है। जब आचार संहिता लगती है तब सरकार नहीं रहती है, तब पार्टी के संगठन के लोग नेताओं के प्रोग्राम मंच लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा रोड शो किसने किए? सबसे ज्यादा मंच किसके लगे? शिवराज सिंह चौहान। क्यों लगे? क्योंकि वो पूर्व में ही इज द फेस ओके टिल टाइम। उस समय तक वही चेहरा था। ये देखिए, मध्य प्रदेश में जब 2003 में सरकार बनी, ओबीसी का फेस दिखा के बनी। उमा भारती को सामने लाया गया। उमा भारती जी पूरे प्रदेश में घूमी और सरकार भी बनी, उन्हीं को बदल दिया। बाबूलाल गौर जी बने, उन्हीं को बदल दिया। फिर शिवराज सिंह बने, उनको भी हटा दिया। आज मोहन जी हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ओबीसी तो ठगा गया ना। बिल्कुल। ओबीसी का आज भी 13% आरक्षण जो होल्ड है वो किसके कारण है? क्योंकि इनको काम करने की आजादी नहीं है। ये सिर्फ फेस बनाए जाते हैं वोट लेने के लिए। ये लीडर्स तैयार किए जाते हैं वोट लेने के लिए। और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर निर्णय हुए, जूनियर लोगों को सीएम बना दिया, सीनियर की वरिष्ठता का क्या होगा? उसकी मेहनत का क्या होगा? उसकी तपस्या का क्या होगा? दिल्ली प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, कहाँ गई वरिष्ठता? भाई क्या करना चाह रहे हैं? भाई हमारे घर परिवार में वरिष्ठता का एक अलग स्थान होता है, नहीं होता हमारे सामाजिक कल्चर में। एक बार हम ये माने कि चलो किसी की स्वीकार्यता है पब्लिक में, जनता ने उनका फेस देख के कदम या समर्थन दिया है, ऐसा भी नहीं। तो आप अपने ही दल के अंदर न्याय नहीं कर पा रहे हो, अपने ही संगठन के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो, तो आप जनता के साथ कैसे न्याय करोगे? बिल्कुल। आपके विचार क्या न्याय को स्वीकार रहे? आप तो नाम बदल लोगे। भाई भारतीय जनता पार्टी 80 के पहले क्या नाम था? जनसंघ। और क्या क्या नाम थे? जनसंघ ही मेरे को याद है जितना मेरे को। और भी कुछ था। जनता दल। जनता दल नहीं, जनता पार्टी, मतलब कुछ भी था, नाम थे ऐसे, बहुत सारे नाम थे। तो आपने तो जब जब जनता का विश्वास खोया तब तब लोग नाम बदल के सामने आए, चेहरा बदल के सामने आए। तो आप समझिए कि जो राजनीतिक इतिहास है, जो जनता का विश्वास है, वो समय समय के हिसाब से बदलता है। लेकिन हम ऐसा काम जीवन में हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि हम कल भी जब जनता के बीच में जाएं तो हम नजरें मिला के बात, नजरें झुकाना ना पड़े, छुपाना ना पड़े, हमें अपनी पहचान ना छुपानी पड़े, या हमारी अगली पीढ़ी जब आए तो उनको अपने पूर्वजों के जो काम है उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। कम से कम आदमी इतना तो सोच के करता है। भाई हम इंसानों में और खासकर भारत के लोगों में, भाई भारत की जो सभ्यता रही है, जो पहचान रही है, भाई भारत में क्यों आए लोग दुनिया भर के? भारत के इसी एथिक्स के कारण, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का नदी, पहाड़, जंगल। आज छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़ा महिमा मंडन होता है। आप देखते होंगे मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत लोग एग्रेसिव होते हैं हर चीज़ को लेके। अकेले धर्म फैशन का माध्यम हो गया। बिल्कुल है ना? धर्म क्या फैशन की चीज़ रही है कभी? नहीं, अब तो सोशल। आज आप देखिए कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से धार्मिक मंचों पे कुछ भी बोल दिया जाता है, किसी के लिए बोल दिया जाता है। अरे ठीक है, कोई एक आदमी गड़बड़ हो सकता है, कोई एक आदमी से गलती हो सकती है, पूरी बिरादरी, पूरा वर्ग, पूरा समाज, पूरे गांव को वो लपेट लेते हैं। आज हमारे देश में, ये देश सबका है ना? है सबका कि नहीं? बिल्कुल। आज़ादी के पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद
ये देश सबका हो, वो चाहे दिल्ली में रहे या मुंबई में रहे, कलकत्ता में रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, सबके लिए इस देश में बराबर सरकार उसकी मदद और उसकी सुरक्षा सेवा की लिए प्रतिबद्ध है। यही है ना हमारा लोकतंत्र। बिल्कुल। लेकिन अभी हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है? सर, आपके पिता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी ने प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी और बीरेन्द्र सकलेचा जी को एक साथ हराया सतना की लोकसभा सीट से, जो कि कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी में थी। सर, आपने अपने पिता से क्या सीखा? देखिए, तब कांग्रेस टक्कर में नहीं थी, कांग्रेस उस समय टूट गई थी, कांग्रेस में मतभेद हुए थे और तिवारी कांग्रेस बनी थी। तिवारी कांग्रेस बनी थी। और पिताजी जो चुनाव जीते थे वो उनके संघर्ष और विचारधारा की जीत थी। उन्होंने जो मेहनत की थी, जो तैयारी की थी, जो जनता के लोगों ने विश्वास किया था, वो उसकी जीत थी। और उस समय तो हम लोग इतने छोटे थे कि हमें बहुत कुछ चीज़ें मालूम नहीं थी। और गांव की जो बातें हैं, जो गांव वालों से सुना, जो थोड़ा बहुत जब बड़े हुए तब सुना लोगों से, तो वो एक सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। बिल्कुल। सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित था। आज सुनिश्चित हुआ ना। आज उसी क्रम में मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी के चीफ मिनिस्टर बने, देश का ओबीसी का प्रधानमंत्री बना है। उसी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के कारण देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे। वही सामाजिक न्याय परिवर्तन, तो ये उसी का अंश है, उसी की एक शुरुआत मान लीजिए सतना लोकसभा से हुई, विंध्य से हुई, हमारे घर से हुई, हमारा परिवार उसका साक्षी है, हम उसके हिस्सा है। तो इसमें तो सौभाग्य का विषय है। जो सतना विधानसभा सीट है, वहां जाति आधारित चुनाव होता है, कितनी सच्चाई इस बात पे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सरल तरीका है राजनीति में, जो बहुत डीप में नहीं जाते हैं, जिनको क्षेत्र की समझ नहीं होती है, जो पब्लिक में फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो लोग अक्सर उसको जातिवाद में तौलने लगते हैं, तराजू में ऐसे, है ना, कि मतलब अपनी योग्यता अपने आप को स्थापित करने के लिए कि मैं भी अच्छा राजनीतिक समझ रखता हूँ, तो भाई मैं इस महफिल में कैसे अपनी बात को सिद्ध करूं, तो वो तराजू होता है उनका जातिवाद। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं, हमारे यहाँ समाजवाद है। हमारे यहाँ समाजवाद है। और हमारे यहाँ सामाजिक न्याय की बात थी ना, उसकी शुरुआत जिन इलाकों से हुई है उनमें से एक है। हमारे यहाँ तो अगर आप हिस्ट्री पे जाएं विंध्य में, तो विंध्य की पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको बड़ी अजीब समझ में आएगी। भारतीय जनता पार्टी तो अभी पिछले 10-20 साल में हाथ पांव वहां पे अपने सेट कर पाई है, एस्टेब्लिश हुई है अभी विंध्य में, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने भी समाजवाद का ही सहारा लिया। हमारे यहाँ सांसद हैं जो, क्या वो भाजपा के प्रोडक्ट है? रीवा में जो सांसद है, क्या वो भाजपा के प्रोडक्ट है? नहीं, सब बाहर से आए लोग, भाजपा के थे ही नहीं, भाजपा में लोग ही नहीं थे। हमारे वहां जितने आसपास के विधायक सांसद जो भी हैं, जिनको आप कहते हैं भाजपा जीत रही, भाजपा, आधे कांग्रेस फैमिली के लोग, सब कांग्रेस के ओरिजिन है, बसपा के ओरिजिन है, वही समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है। क्यों इनकी विचारधारा बदल क्यों गई फिर? देखिए, आजकल सक्सेस का मतलब क्या है? आजकल सक्सेस का मतलब क्या है? लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो बस आप समझिए, अपने फायदे के लिए उन्होंने विचारधारा बदली है। उसके लिए समाज का या जनता की सेवा करना कभी महत्व नहीं रहा। उन्हें अपने फायदे की राजनीति की कर ली, बैठे हैं और समस्याएं जस की तस है। किसान परेशान है, आज भी थाने में, कचहरी में, न्यायालय में न्याय के लिए भटक रहे हैं लोग। आज भी इतनी बड़े बजट होने के बाद, भाई पहले तो बजट का अभाव था, चलो ठीक है, बिल्कुल नहीं हो पाता था। हमको तो, हम लोगों ने सुना है, रिकॉर्डेड है चीजें, सुना बस क्या है कि करीब आजादी के बाद का जो पहला बजट था भारत सरकार का, वो करीब 300 करोड़ का, 400 करोड़ का था, पूरे भारत का। यस सर। और आज एक लोकसभा, एक विधानसभा के बजट, एक नगर निगम का बजट है सर। लोकसभा दूर की बात है, नगर निगम सतना का हमारे बजट है 400 करोड़। भोपाल नगर निगम का कितना बजट होगा पता कर लीजिए आप। तो हम उस जगह से शुरू करके यहाँ तक आए।
आज जब इंटरनेट है, ऑनलाइन बैंकिंग है, तमाम चीजें हैं, तो आज हम दूसरे तरीके से सोचने लगे हैं, दूसरे तरीके से काम करने लगे। बिल्कुल पहले जो सफर तय करने में घंटों लगते थे, अब मिनटों में हो जाते हैं। बिल्कुल पहले आप फोन लगाते थे तो फोन का खर्चा कितना था? अगर आपको शुरुआती दौर का समय ध्यान होगा तो एक स्टडी कॉल लगाने का 10-20 रुपए से तो शुरुआत होती थी। तो हमारा जन्म 1 मिनट बात जब होता था, 1 मिनट जब बात हम करते थे कहीं, मान लीजिए दिल्ली लगाया, फोन लगाया, तो 1 मिनट का खर्चा 25 रुपए था, 1 मिनट बात करने का। फिर मोबाइल का समय आया तो इनकमिंग भी लगती थी, वो भी 5-6 रुपए पर मिनट। एक बार फोन उठाया कि 5-7 रुपए गए। और अभी क्या है, 250 रुपए में, 300 रुपए में आप महीना भर अनलिमिटेड बात करो, अनलिमिटेड इंटरनेट, चाहे जहां लगाओ फोन, व्हाट्सएप कॉलिंग करो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे स्विट्जरलैंड में, कहीं भी करो, कोई खर्च नहीं। बिल्कुल तो ये दौर जो आया है, ये जो समय जो आया है, इसके अनुरूप अगर हम चलें, हमारी सरकारें काम करें, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन शायद इन सरकारों को उस दिशा में चलना नहीं, तो हम वहीं के वहीं हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। सर, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, यदि सरकार बहरी है तो विपक्ष भी अंधा है। जीतू पटवारी पर अशोकनगर पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, पूरा विपक्ष वहां चला जाता है। आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, हर दिन 20 बलात्कार होते हैं मध्य प्रदेश में, 28 महिलाएं और 3 लड़कियां लापता हो जाती हैं। लेकिन 1-2 विधायकों के स्टेटमेंट आ जाते हैं, कभी एक संगठनात्मक रूप से इस चीज का विरोध नहीं हुआ। देखिए, हमारा प्रदेश बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। आपने जो पटवारी साहब की विषय में बात की, तो वो पार्टी के नेता है, वो तो गिरफ्तारी देने जाना था उन्हें। थाने में एफआईआर हुई है, सूचना आई है, तो थाने में तो जाना है, नहीं तो फरार घोषित हो जाएंगे, वारंट निकल जाएगा। और हम जब हमारे पार्टी के संगठन के नेता हैं, तो उनके साथ अगर कार्यकर्ता खड़ा होता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आपके घर में कोई भी घटना, दुर्घटना कुछ भी होता है, तो आप इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल भाई कुछ भी हो, अच्छा बुरा जो भी होता, आप इकट्ठे होते हैं परिवार के लोग। बिल्कुल तो हम कांग्रेस परिवार के लोग इकट्ठे हुए, अपने नेता के लिए हुए, उनका साहस बढ़ाने के लिए हुए, कि घबराना नहीं है, सरकार है, इनका जो काम करने का तरीका है वो द्वेष बस तरीके से करते हैं। पहली बात का जवाब तो आप कीजिए, ठीक। दूसरा, जो आपने कहा घटनाओं का, प्रतिदिन मैं अपना मोबाइल अभी आपको चेक करा सकता हूं। जैसे ही मेरे पास कोई खबर आती है, कोई भी मिसिंग की, कोई भी क्षेत्र की, आसपास की, कहीं की भी, मैं तुरंत अपने एसपी को या संबंधित अधिकारी को तुरंत मैसेज करता हूँ, तुरंत फॉरवर्ड करता हूँ, तुरंत बात करता हूँ। कुछ लोक लाज के डर से भी इन बातों को लोग मीडिया में या पब्लिक में नहीं बोलते। 1 दिन 2 दिन सोचते हैं कि शायद बात ऐसे ही समझ में आ जाए, ऐसे ही हो जाए। वो तो जब महीनों गुजर जाते हैं और जब घटना मतलब नियंत्रण के बाहर होती है, तब चीजें बाहर आती हैं। भाई बच्चियों का मिसिंग, महिलाओं की मिसिंग, उस परिवार के लोक लाज की भी एक चिंता जाहिर करती है ना। तो कई बार लोग नहीं बोलते, तो ये आपकी दूसरी बात है। ये पॉलिटिकल, ये तो बातें जो सामने आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? जब विपक्ष आवाज उठाता तब आंकड़े देने पे मजबूर करता है। अगर विपक्ष आंकड़े ना दे, तो जब हम लोग सदन में होते हैं, हाउस में होते हैं, और सदन में, हाउस में कुछ इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे वक्ता है कि लगता ही नहीं कि समस्याएं हैं बाहर। सदन में बैठ जाओ तो थोड़ी देर के लिए, जैसे फिल्में आप देखने जाते हो, जो एक माहौल हो जाता है ना फिल्म देखते देखते 2-3 घंटे का, जब कोई शो आप देखते हो 2-3 घंटे का, तो आप उसमें समा जाते हो। तो ऐसे ऐसे वक्ता हैं हाउस के अंदर कि जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो आम आदमी की तरह हम भी समा जाते हैं, लगता है अब कोई समस्या बची नहीं। फिर जब आंकड़े देखते हैं, तब लगता है अभी तो हमारे गांव में ये समस्या है, शहर में ये है, हमारे घर में, हमारे जीवन में ये समस्या, हमारे घर का ही बच्चा बेरोजगार घूम रहा, हमारे गांव की सड़क नहीं बनी, हमारे गांव में बिजली कटी पड़ी, हमारे गांव में अभी तक खाद बीज नहीं पहुंचा है। लेकिन 2 मिनट के लिए जब उनका भाषण सुनते हैं ना, इतना प्यारा बोलते, इतना प्यारा बोलते हैं कि हम सबको डायबिटीज हो गई है। सर, जो पन्ना की गुनौर विधानसभा है, वहाँ आपका प्रभाव है, ऐसा मेरा मानना है, और खासकर कुशवाहा समाज में है। मुझे लगता है यदि आपने एक दिन विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर दिया होता, तो वहां का परिणाम बदल सकता था। ये बात आज मुझे आप बता रहे हैं,
पहले ऐसी कभी कोई चर्चा हुई नहीं, कभी कोई बात हुई नहीं, हमने कभी मना किया नहीं। पार्टी ने जहां कहा, जैसे कहा, हम लोग वहां गए, जैसा भेजा वैसे गए, है ना। पब्लिक मीटिंग करने जाना है, संगठन का काम करने जाना है, कैसे भी जाना है, जो कहा किया। अब चूंकि उस समय पर जब चुनाव चल रहे थे तो हमारा खुद का चुनाव इतना ज्यादा तनावपूर्ण था, इतना ज्यादा तनावपूर्ण था कि हम बाहर की खोज खबर लेने का कई बार समय नहीं होता था। 4 बार के सांसद के खिलाफ आप थे। हाँ, ये आपके लिए हो सकता है 4 बार, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। भाई वो तो एक क्या है कि मैं ये मानता हूं कि हमारे संगठन ने कभी प्रयास नहीं किया उनको, उनके इस चुनाव को रोकने के लिए, या गोलकीपर ही नहीं था तो वो गोल ठोकते गए। तो जब गोलकीपर खड़ा हुआ तो विधानसभा में पट हो गए ना, है, बिल्कुल हुए ना, हारे ना, प्रमाणित है ना। बिल्कुल। तब जब लहर थी, बने बैठे प्रमाणित थी, है ना, तब कब, जब पूरे प्रदेश में लहर थी। बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं था कि इंडिविजुअल उनकी सीट, बिल्कुल। मतलब पूरे प्रदेश का माहौल एक तरफ था, वहां का माहौल एक तरफ था। तो देखिए, बिना गोलकीपर के वो गोल फुटबॉल खेल रहे थे और गोल मारे जा रहे। आने वाला समय उन्हें बताएगा कि वो कितने बड़े हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने समझदार हैं, कितने सक्षम हैं। आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो गुनौर की बात है, इसका अफसोस मुझे भी है। कई बार वहाँ के हमारे कुछ कार्यकर्ता साथियों ने इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन अफसोस है कि मैं नहीं कर पाया, नहीं जा पाया। ना मुझे ऐसा कोई किसी ने निमंत्रण दिया, ना कोई संदेश दिया, ना ऐसी कोई जिम्मेदारी मिली कि मुझे जाना है, या मैसेज भी मिल जाता कि आपको जाना है, या फोन लगाना है, किसी के लिए कुछ करना है, तो हम करते। बिल्कुल। सर, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, और आप ओबीसी के तो नेता भी हैं। आपको महसूस होता है कभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जनता की आवाज लेके तो सामने नहीं आई। अगर आई हो तो आप बताइए। वो तो एक गिरोह की तरह काम करती है, जैसे डाकुओं का गिरोह होता है, आजकल तमाम अलग अलग गिरोह चलते हैं ना, वैसे गिरोह की तरह उनका काम होता है। आप बताइए कौन सा आंदोलन किया इन्होंने, किस आंदोलन से पार्टी खड़ी हुई, किस मुद्दे पे पार्टी खड़ी हुई? इन्होंने तो गिरोह बनाया, एक जैसी मानसिकता के लोगों को जोड़ा। आज कुछ दिन पहले जब कोविड का दौर था, तमाम लोग परेशान थे। लोग मुंबई से चल के बिहार जा रहे थे, यूपी जा रहे थे। हमारे गांव के लोग भी बेचारे जो बाहर मजदूरी करते थे, वो लोग भी वहां से पलायन करके आए थे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। जिसके पास जो गाड़ी थी, जो ऑटो चलाता था, वो अपना ऑटो लेके चला आया वहां से। जो टैक्सी चलाता था, वो अपने टैक्सी अपने परिवार को बैठा लेके चला आया। ये दौर तो आपने देखा होगा, भूल गए? तब आरएसएस के लोगों ने कहां पे कैंप लगाया था, कहां पे मदद की थी? इतना बड़ा संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, क्या कर रहा था? नहीं, किसी ने तो कहा भी, अभी मैंने ध्यान नहीं, रिमाइंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी आरएसएस या किसी बीजेपी के नेता ने कहा कि आरएसएस ने कोविड के समय यदि किसी ने सबसे ज्यादा टाइम किया तो आरएसएस ने किया। कहाँ किया? मैं वही तो जानना चाहता हूँ, वो जगह कौन सी? मैं भी सतना शहर में रहता हूँ, बिल्कुल। वहां के अगर हमारे लोकल लोगों ने काम नहीं किया होता, हमारे यहाँ के खुद के जो व्यापारी हैं, जो हमारे यूथ के लोग हैं, जो हमारे वहाँ के सोशल वर्कर हैं, उन सब ने, किसी ने खाना बनाया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने दवाई की, किसी ने कुछ किया, मतलब कुछ ना कुछ हर आदमी ने किया। हर क्षेत्रीय लोगों ने काम किया। ठीक, अगर आपको ध्यान हो कि सड़कों पर लोग जब जा रहे थे, कोई जूता बांट रहा था, कोई कपड़े बांट रहा था, कोई पानी दे रहा था, कोई दवाई दे रहा था, कोई खाना दे रहा था, जिससे जो बनना उसने वो किया। लेकिन ये कहाँ था, ये गिरोह कहाँ था? फिर आपने कहा किसानों की बात। किसान जब भी खड़ा हुआ, किसान गांव में रहता है ना, भारतीय जनता पार्टी अमूमन शहरी पार्टी मानी जाती है, तो शहर में तो अनुपात में किसान कम रहता है ना, बिल्कुल, है ना। शहरी कल्चर में, शहरी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा तवज्जो मिलती है, ग्रामीण में तो नहीं मिलती। औसतन आप अगर उनके जो वोट्स हैं, उनके जो निर्णय हैं, या जो भी उनका फोकस रहता है, तो किसान कैसे उनके साथ होगा? किसान की तो परिभाषा वो समझ ही नहीं पाए। किसान विरोधी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसान की तो भावना वो समझते ही नहीं है।
भाई किसान को अगर आप समझो तो मैं एक लाइन में कह दूं, किसान अपने आप में एक संस्था था। क्या संस्था था। एक संस्था की तरह वो काम करता था। गांव में जब एक किसान होता है, चूंकि हम लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, तो वो अपने गांव में जहाँ रहता है, जिस मोहल्ले आबादी में जहाँ रहता है, वहीं के जो भी परिवार उनसे जुड़े रहते हैं, तो आप उनका हिसाब किताब अगर देखोगे तो मध्य प्रदेश की बजट के जैसा ही रहता सिस्टम। ये आवक है और ये जावक फिक्स है। ये फला व्यक्ति का है, ये फलाने दूसरे व्यक्ति का, ये इसका, जो जिसका हिस्सा है पहले निकाल देते हैं। उसके बाद वो अपना फायदा या अपनी हक लेके अपने घर के अंदर लेके जाते हैं। वो अपने खलिहान से ही बांट देते हैं सब कुछ, वहीं पे बुला के कि ये फसल हुई है, बिल्कुल ये इकट्ठा हुआ है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, अपना अपना ले जाओ सब, और फिर जो बचता है वो अपने घर। और जब भी किसी को मुसीबत आई, उनमें से गांव में के अंदर जब भी किसी को मुसीबत आई, तो वो जिम्मेदारी के साथ, बच्चे की शादी है, जिम्मेदारी है उसकी कि कोई भी बाराती भूखा नहीं जाएगा, सारी व्यवस्था हमें करनी, जिम्मेदारी के साथ। कोई बीमार हो गया, हम इलाज कराने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में, अपने ट्रैक्टर में, अपने कांधे पे, अपनी बैलगाड़ी में लेके वो अस्पताल तक गए। बच्चों की परवरिश का मामला हो, पढ़ाई का मामला, सब कुछ उन्होंने एक संस्था की तरह काम किया, और उस किसान की भावना को इन्होंने कभी समझा। तो ये क्या होता है, जब किसान चीजों को बड़ी गहराई से समझता है, उसको तो वो पशु से भी प्यार करता है, पेड़ से भी प्यार करता है, मिट्टी से भी प्यार करता है। आजकल तो सब लोग इसका व्यापार करने लगे। आजकल लोग अपनी अपनी जमीनों का व्यापार करने लगे। वो तो अपनी माँ का दर्जा देता है। भाई आज धरती माँ को जो धरती माँ कहा जाता है, वो किसानों की भाषा है। मजबूर है वो बेचने के लिए। मजबूर नहीं है, आज का फैशन हो गया, व्यापार बना दिया उसको, लाभ हानि का माध्यम बना दिया। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे हम धरती माँ को माँ के रूप में देखते हैं, वो शब्द कहां से आए? वो किसानों की देन है। धरती हमारी माँ है। फसलों को सोना का रूप दिया कि ये फसलें हमारे लिए सोना है, हमारा भविष्य है बच्चों का, और उसको उलझा के रखना, उसको परेशान करना। आज की सरकारें क्या कर रही किसानों के साथ? खरीदी करने जाए तो ब्लैकमेल। अभी खाद बीज का टाइम है, देख लो, लाइन लगी है। यार आपको रोज हर साल ये काम करना है, फिर भी आपके पास समस्या वही है। हर बार जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके पास तो सामग्री पहुंच जाती है, लेकिन जो वास्तव में उपभोक्ता है उसके पास अभाव बना रहता है। हर बार मालूम होता है कि इतने हेक्टेयर में जब फसल हो रही है तो इतनी खाद लगेगी, फिर भी समस्या। खरीदी होती है तब फिर वो ब्लैकमेलिंग होता है। जैसे खरीदी होती है तो जो सबसे बेईमान आदमी होता है उसको खरीदी केंद्र का ठेका मिल जाता है, प्रभारी बना दिया जाता है। अरे ठेका दे रही है भाई सरकार। आरएसएस से जुड़े, भाजपा से जुड़े जितने भी लोग हैं, सारे खरीदी केंद्र उनके हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी खरीदी केंद्र उनको ठेका दिया गया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यस सर। 50 रुपए क्विंटल घूस है, बारदाने का पैसा अलग से है, वेटिंग अलग से है, कचरा अलग से मिलाया जाता है, चोरी अलग से होती है। एक एक जो भी ठेकेदार होता है, जब वो 2-3 महीना 15 दिन में जब खाली होता है इस काम से ना, तो करोड़पति होता है। हजारों टन तो लाई होती है ना, बिल्कुल हजारों टन। सहकारिता में कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है, आपको अंदाजा नहीं। सहकारी बैंक खा गए। कौन लोग खा गए? कहां गए सहकारी बैंक? सहकारी बैंक के कर्मचारी कहां है? सहकारी बैंक की व्यवस्था कहां गई? हिल गया। वो कौन थे सहकारिता मंत्री पिछले 20 साल से? किसके पास थी? क्या सुधार हुआ? क्या कार्रवाइयां हुई? एक एक सोसाइटियों में करोड़ों करोड़ के घपले हुए, तो सोचिए पूरे प्रदेश में कितनी सोसाइटियां हुई, कितने घपले हुए। करो उजागर, करो बात। तो ये किसानों के साथ ही तो धोखा है ना। फिर रही बात दलितों की, आपने बात की, आपने दलितों की बात की। बिल्कुल। दलितों के साथ भेदभाव कब हुआ, किस व्यवस्था में हुआ? कभी आपने इस पर गौर किया? वो तो आजादी के बाद उनको इंसान समझा गया। भारतीय संविधान ने उन्हें जीने का हक दिया, बराबरी का हक दिया। बिल्कुल। उसके पहले तक उनका जीवन कैसा था? उनको जाति के नाम पे प्रताड़ित किया गया कि नहीं हुआ? उनके साथ शोषण हुआ कि नहीं हुआ? न्याय हुआ कि नहीं हुआ? हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, हमने तो अभी। ठीक है ना, एक तो महसूस भी करिए ना, बोलिए भी ना। और करने वाले कौन थे? अपर कास्ट नहीं, जो समाज के मुख्य अपने जिम्मेदार लोग थे,
भाई जो उस समय की व्यवस्था थी, जो जिस व्यवस्था से समाज चलता था, उस व्यवस्था के जो संचालक थे वही तो दोषी होंगे ना। दोषी कौन होगा? एक्सीडेंट जब होता है तो दोषी ड्राइवर ही होता है ना, सर उस कि उसमें पैसेंजर बैठा दोषी होता है। सर उस सिस्टम में जो बैठे थे वो, मैंने जितना पढ़ा है, वो अपर कास्ट के लोग ही बैठे थे उस सिस्टम पे। ऐसा नहीं है, अपर कास्ट के लोग नहीं, हर जगह अलग अलग लोग को। पहले तो ये कास्टिज्म, ये जो व्यवस्थाएं बनाई, ये बहुत पुरानी नहीं है। रीवा के राजा कौन थे? मार्तंड सिंह शायद मैंने सुना। भोपाल के निजामुद्दीन के कुछ थे। आप कंफर्म करिए। I don't know. इंदौर के, होलकर। अगर आप आज के समय के हिसाब से जाओगे तो कोई नवाब थे, कोई एससी के थे, कोई ओबीसी के थे, कोई एसटी के थे। जो सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना था, जिसके आधार पे समाज चलता था, जिसके आधार पे लोग निर्णय लेते थे, जिसको आप अपना धार्मिक ग्रंथ मानते थे, उसमें ही कहीं ना कहीं गड़बड़ गलत लिखी गई थी चीजें। आप उनको लिखने वालों को, उनको मानने वालों को, मनाने वाले को, उनको आप दोषी नहीं देंगे। तो यार ये भाई अपनी गलती कभी जब हुई तो स्वीकार लो, भाई हमसे गलती हुई होगी, हमारे पूर्वजों से हुई होगी, मानने में क्या जाता है। भारतीय संविधान को जो लोग नहीं स्वीकार कर पाए, भारत की आजादी को जो स्वीकार नहीं कर पाए, जो लोकतंत्र को स्वीकार नहीं कर पाए, आप उनसे उम्मीद करते हो। भाई अगर लोकतंत्र नहीं होता तो झाबुआ के जंगलों में कौन जाता? बताइए ना, कौन जाता? आज आपको एक पाताल कोट मालूम है ना, पहले हर गांव की कहानी पाताल कोट जैसी ही थी। अगर आपने छिंदवाड़ा के पाताल कोट की कहानी सुनी हो अगर आज, तो पहले हर गांव की कहानी पाताल कोट जैसी ही थी। ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना दवाई। मैं गांव के दौरे पे जब भी गया हूं, मुझे बहुत बचपन से गांव गांव जाने का मौका मिला। हर गांव में 2-4-10 लोग ऐसे मिल जाते थे, बुजुर्ग लोग, कि घर में बड़ी संपन्नता थी लेकिन इलाज कराने के लिए कहीं जा नहीं पाते थे। पैरालाइज्ड होके वो पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे। उनके परिवार के लोग उनकी सेवा कर करके बस भगवान का आशीर्वाद मान के उसे स्वीकार लेते थे कि बस भगवान की जो चाहत थी वो होगा। तो अशिक्षा, अभाव, ये जो था, इसका कुछ ना कुछ तो कारण था ना भाई। एक तरफ हमको तो 2 तरह के जीवन जीने के और देखने को मौका मिले, सुनने को मौका मिला। एक तरफ कहते भारत सोने की चिड़िया थी, एक तरफ भारत में ये व्यवस्था थी। भारत विश्व गुरु था। भारत में लोगों को आज बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ भोजन करने के तौर तरीके नहीं, जीवन जीने के तौर तरीके नहीं। तो मेरे को तो कई बार समझ में नहीं आता कि कब की बात हो रही है और ये क्या हो रहा है। बात ये हो रही है, रिजल्ट ये आ रहा है। भाई सुनहरे दिन थे तो किसके लिए थे? तो ये चीजें कई बार जब आप उसको डीपली जाते हो तो फिर समझ में आता है कि कहाँ पे 19-20 गलतियां हुई। सर आपको सतना में मेयर का भी चेहरा बनाया जाता है। हाँ, विधानसभा चुनाव में आप चेहरा हैं ही, फिर आपको लोकसभा का भी चेहरा बना दिया जाता है। तो सतना में हर बार मतलब कोई प्रत्याशी नहीं है क्या कि सिद्धार्थ कुशवाहा जी कोई हर का चेहरा बनाया जाए? बस अब मैं आपको जब क्लियर कर देता हूं, सतना विधानसभा हम लगातार हार रहे थे जी। ठीक, कोई जीती हुई कोई स्थापित आदमी है क्या? 2018 में आप ही जीते। नहीं, उसके पहले आप पहले उस पर जाइए ना, पहले आप रिसर्च करिए कि भाई अगर 13 में कोई जीता हो या 13 में जो लड़े थे वो अब कहाँ है। बिल्कुल ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि सिद्धार्थ कुशवाहा को सामने लाया गया। कोई था ही नहीं तो सिद्धार्थ कुशवाहा है। ठीक, भाजपा की वो सबसे सेफ सीट, ओबीसी के लिए रिजर्व था, अनारक्षित नहीं था, बिल्कुल आरक्षित था। आरक्षित में ओबीसी फेस, भाई सर्वे कराया पार्टी ने कि भाई कौन जीत सकता है, कौन सबसे ज्यादा मजबूत है, कौन अच्छे से लड़ सकता है, कौन सरकार के सामने खड़ा हो पाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा सिद्धार्थ कुशवाहा, जनता की राय थी सिद्धार्थ कुशवाहा। और आज तक के इतिहास में देख लीजिए, नंबर ऑफ वोट देख लीजिए कि लोकसभा में जितना वोट सिद्धार्थ कुशवाहा को मिले, क्या इतने वोट पहले किसी को मिले? मेयर में जितने वोट सिद्धार्थ कुशवाहा को मिले, क्या इससे पहले किसी को मिले? क्या जितने आज नगर निगम के अंदर पार्षद है, इससे पहले क्या कभी पार्टी के पार्षद जीते? तो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसलिए मौका मिल रहा है। बिल्कुल। क्या कई बार ऐसा होता है कि जो जिम्मेदारी निभा लेता है उसी को बार बार जिम्मेदारी दे दी जाती है। बिल्कुल। कई बार आप देखते होंगे ना कि एक ही अधिकारी को कई विभागों का
प्रभार दे दिया जाता है, प्रभार दे दिया जाता दे दिया जाता है ना, क्योंकि वो काम कर रहा होता है, वो सॉर्ट आउट कर लेता है प्रॉब्लम्स को, तो उसको दे देते हैं जिम्मेदारी कि भाई आप देखो संभालो। तो वही चीज है कि सतना की जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी वो मैंने निभाने की कोशिश की। मैंने किसी का हक नहीं छीना, मैंने किसी कार्यकर्ता का अनदेखा नहीं किया। हाँ, राजनीति है तो राजनीति में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। लोग एक दूसरे को भड़काने का भी काम करते हैं, एक दूसरे को कान में बोलते हैं ना, कानाफूसी कर करके लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। जैसे भगवान राम के साथ हुआ था कि वनवास करा दिया था, किसने करा दिया था? या क्या कही, उनकी माँ ही थी ना रिश्ते में, उनकी माँ ने ही अपने बेटे को वनवास करा दिया। बिल्कुल। 4 भाई को एक साथ नहीं देख सकते, तो चारों भाई को डिस्टर्ब कैसे करें, कुछ ना कुछ मामला कर देते हैं, हो जाता है। सर, मध्य प्रदेश का एक बड़ा वर्ग ओबीसी समाज का वर्ग है और आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी के अध्यक्ष हैं। 2000 मतलब आगामी चुनाव में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में ओबीसी वोटर को कांग्रेस की ओर कैसे खींचेंगे? देखिए, कांग्रेस को जो लगभग 42-41% वोट मिले हैं विधानसभा में, उसमें ओबीसी का वोट शामिल है। ऐसा नहीं है कि ओबीसी का वोट एक भी नहीं है उसमें। लेकिन निर्णायक भूमिका तय करता है। निर्णायक भूमिका अकेले एक समाज या एक वर्ग नहीं करता है। मध्य प्रदेश में एसटी का भी वोट पर्याप्त है, एससी का भी वोट पर्याप्त है, माइनॉरिटी का भी वोट पर्याप्त है, अपर कास्ट का भी वोट पर्याप्त, अलग अलग सीट पे, अलग अलग मौके पे अलग अलग चीजें। भाई, जो कांग्रेस को 41% वोट मिला, तो उस 41% वोट में आप फिल्टर कैसे लगाएंगे किसका है? हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हार गए, लेकिन वोट तो सबको मिला है ना। बिल्कुल। तो हम आप कैसे, ओबीसी के लोग, विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गिरोह है ना, जो सब चुनाव लड़ता है, वो भ्रम पैदा करता है, वो कभी आपको कहीं नहीं दिखेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, संघ के 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम। बैठकों में क्या होता है और भोजन कहाँ से आता है, विश्राम करने के लिए छाया कहाँ मिलती है, अगर आप इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो समझ जाएंगे कि लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके चुनाव जीते जा रहे हैं। और जो भोले भाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको झूठा लालच देके, अभी लाडली बहना के नाम पे चुनाव जीता ना इन्होंने। अभी जो चुनाव हुए पिछले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, लाडली बहना के नाम पर जीते ना। फिर वो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में भी उपयोग किया, उसी पैटर्न पे वो हरियाणा में भी गए, उसी पैटर्न पे वो दिल्ली में भी गए। इसके पहले ये पैटर्न क्यों नहीं था? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं था? तो आप इन बैठकों में, इन विश्राम में, इस भोजन में, ये सब चीजें समाहित रहती, वो सब यही सब करते रहते हैं। और जिस दिन जनता को समझ में आ गया कि ये हमारे लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या पूरे देश में कहीं आरएसएस का बैंक अकाउंट है क्या? अब ये तो बैंक वाले बताएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उनका। तो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है कहीं, तो भाजपा की पूरक कैसे? आप भरोसा कैसे कर रहे हैं? जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, पंजीयन ही नहीं है, जिसका कभी बैंक अकाउंट ही नहीं खुला आज तक, उस पर आप भरोसा कर रहे हैं? भाई, हमारे यहाँ बड़े बड़े डकैत हुए, किसी का बैंक अकाउंट था? किसी का रजिस्ट्रेशन था? कहीं नहीं था ना। भाई, एक छोटा सा दुकानदार, व्यापार, एक छोटी सी नौकरी करने वाला आदमी का आप हिसाब लगा सकते हो, उसके पास आय का स्रोत क्या है ना। लेकिन आप आरएसएस का नहीं लगा सकते हो। ठीक, तो ये जो एक ऐसा गिरोह, मैं तो गिरोह कहता हूं और हमारे साथी सब समझते हैं उसको। गिरोह कहता क्यों? क्योंकि उनका मकसद जो होता है वो उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। राजनीति, लोकतंत्र या इस लाइन को चुनने वाले जो लोग होते थे ना, वो समाज में समर्पित होते थे, समाज की सेवा के लिए, है ना। उनमें से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं देश में जिन्होंने आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए अपनी तरफ से डोनेशन दिया। उसमें से एक गांधी परिवार भी है, उसमें और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। जैसे आपने सुना होगा, गवर्नमेंट का काम क्या है? चैरिटी करना। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं ना। आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग बड़ी चैरिटी करते हैं कि नहीं करते? बड़े स्टार्स, बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बिजनेसमैन चैरिटी करते हैं। क्यों करते हैं?
समाज के क्योंकि जब खाने को इतना पर्याप्त हो, व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हो, तब उन्हें समझ में आता है कि इस पैसे की सही आवश्यकता है किसको, इसलिए वो चैरिटी कर। लेकिन बहुत सारे लोग जब तक उनको ये समझ में नहीं आता कि इसका उपयोग कैसे करें, तब तक वो हाय 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 लोभ लालच में फंसे रहते हैं। जिस दिन लोगों को लोभ लालच के बाहर लोग निकलते हैं, उस दिन चैरिटी करना वो शुरू कर दे। भाई आज भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी, जो मतलब उनका जो प्रॉफिट मीटर है वो हर सेकंड हर पल्स में बढ़ता है ना। लेकिन वो लोग साल में 6 महीने में कहीं ना कहीं, जैसे टाटा ग्रुप ने टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, मतलब आप सोचिए गांव का आदमी, हजारों किलोमीटर दूर का आदमी, उसको राहत कहाँ मिलती है जब कैंसर होता है? मुंबई में। किसने बनाया? टाटा ग्रुप ने। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं देश में, इसलिए लोग उन्हें रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन आरएसएस ने क्या किया? एक, अगर आपको ध्यान हो, एक साईं बाबा गुरु होते थे, उनका ट्रस्ट है कहाँ, साउथ में कहीं, वहाँ आज भी हार्ट का या कुछ ऐसे ऑपरेशन सर्जरी होती है, उन्होंने अपना एक मंदिर ट्रस्ट बना रखा है। वहाँ पे लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं और वहाँ रहते हैं। वहाँ उनका ना पैसा लगता है ना खाने, सारी व्यवस्था वो करके देते हैं, बस लोगों को वहाँ तक जाना होता है। करते हैं ना, वो भी चैरिटी करते हैं। उनके पास जो दान दक्षिणा का पैसा आता है उन्होंने चैरिटी। हमारा छोटा सा शहर है, वहाँ पे हमारा एक सदगुरु आश्रम है धारकुड़ी महाराज के नाम से। उन्होंने अपने व्यवस्था, जो उनको दान पुण्य में मिला, उन्होंने उससे स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, उन्होंने भी चैरिटी की। वहाँ पूरे साधु संत सब लोग सेवा में लगे रहते हैं कि वहाँ के गांव के जंगल के बच्चे पढ़े लिखे, उनको अच्छा इलाज मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए। लेकिन आरएसएस ने क्या किया? बड़ा सवाल। आप समझिए ना, गया कहाँ? आपने बहुत सारे संगठन बनाए, क्यों कर रहे हो ऐसा? किसके लिए कर रहे हो? भारत में जो जन्मा है, भारत सबका है ना, भारत सबका है नहीं? आज भोपाल सबका है कि नहीं? अपन राजधानी है, मध्य प्रदेश का कोई भी आदमी हो, सबका भोपाल है। बिल्कुल। मुंबई सबकी है। गोवा जाने के लिए कोई पासपोर्ट चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। क्यों? क्योंकि देश सबका है ना, सबका हक अधिकार। तो उसी तरीके से ये देश सबका है। आज बैठ के अगर कोई ये बोलता है कि ये बाहरी है, वो भीतरी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, देखिए जो समय बीत गया उसे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन आने वाला समय अच्छा हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो काम अभी तक कांग्रेस ने किए, या हमारे वो शहीद जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए खुशी खुशी शहादतें दी हैं, उनका सम्मान तो हमें करना पड़ेगा, उनकी बात को हमें अनुसरण करना पड़ेगा। सर, आपने विधानसभा चुनाव में 3-4 बार के सांसद गणेश सिंह जी को हरा दिया। चुनाव में आप उन्हीं से हार गए, क्या कारण था? उनकी तैयारी, और हमारे बहुत सारे पार्टी के लोग जो पार्टी छोड़ के चुनाव के समय गए, और उसका भी एक असर होता है, वो हुआ। यही एक कारण है बड़ा। के पिता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी और अजय सिंह राहुल भैया के पिताजी अर्जुन सिंह जी, दोनों अलग अलग पार्टियों, मतलब दोनों अलग अलग विचारधारा में थे। लेकिन आप और अजय सिंह राहुल भैया एक ही साथ काम कर रहे हैं, एक ही पार्टी में काम कर रहे हैं और बिंद क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। क्या वैचारिक मतभेद होता है आप लोगों में? जनरेशन गैप है। वो अपनी जनरेशन में काम कर रहे हैं, उस स्तर पे काम कर रहे हैं, अपनी जनरेशन के स्तर पे काम कर रहे हैं, और कोई ऐसा मतभेद नहीं। भाई हम दोनों की आइडियोलॉजी कांग्रेस वाली है, लगातार अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, और जो टीम वर्क है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ एक साथ होते हैं। सतना में सड़कों की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है वर्तमान में? सतना शहर में तो नगर निगम, सतना शहर में नगर निगम हो गया है बेलगाम, और जो उन्होंने सीवर लाइन के लिए गड्ढे खोदे हैं, जो खुदाई की है, तो रोड बनाना तो दूर, वहाँ का मलबा तक नहीं हटाया। उन मलबों से जो नालियाँ चौक हुई उसको भी साफ नहीं किया, और आज स्थिति ये है कि लोगों के घरों में जल भर रहा है, गड्ढे हो गए हैं जगह जगह, सड़कें बैठ गई हैं। कई बार सांत्वना और जो हम अपने स्तर पे कर सकते हैं वो अपन करते हैं। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती थी जी, उसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक एक्सरे है देश की। हमारे देश में आज़ादी के बाद कभी जनगणना, जातिगत जनगणना हुई नहीं। अभी जो आरक्षण दे रहे, जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें आप देखते होंगे कि संख्या के अनुपात में कम और ज़्यादा आरक्षण है। जी बिल्कुल।
ठीक। और जैसे आज हमें कोई कार्य योजना तैयार करनी है, तो हम कार्य योजना किसके कहने पे तैयार कर रहे हैं? आवश्यकता है या हम सोच रहे हैं ऐसा? भाई शौक तब पूरे किए जाते हैं जब जरूरतें पूरी हो गई हों। आज भी भारत के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, और वर्तमान की सरकारें शौक पूरा कर रही हैं और जनता के पैसे का उसमें उपयोग हो रहा है। तो अगर ये जातिगत जनगणना होगी पूरे देश में, और जो डाटा गवर्नमेंट के पास आएगा, उनको समझ में आएगा कि किसान को क्या चाहिए, नौजवान को क्या चाहिए, किसी बच्चे को क्या चाहिए, ग्रेजुएट को क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट को क्या चाहिए, डॉक्टर को क्या चाहिए, हॉस्पिटल को क्या चाहिए, शहर को क्या चाहिए, गांव को क्या चाहिए, भौगोलिक स्थिति जो है उसके अनुरूप में वहाँ हम क्या कर सकते हैं, भाई कहाँ हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, कहाँ हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कहाँ हम माइनिंग कर सकते हैं, कहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये पता कब चलेगा? तो ये देश के एक्सरे, देश के विकास के लिए ऐसे डाटा की आवश्यकता है जिसमें फिजूल खर्ची रोकी जाए, जिसमें जनता के पैसे का सही उपयोग हो। सर, जो कांग्रेस पार्टी ने युवाओं की टीम खड़ी की है, जीतू पटवारी जी हो गए, उमंग सिंघार जी हो गए, हीरालाल अलावा जी हो गए, आप स्वयं, तो क्या ये विधानसभा में कांग्रेस की वापसी करा पाएगी? बिल्कुल होगी। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जब कभी हमारे सीनियर युवा थे तो उन्होंने वापसी कराई थी। भाई 93 में युवा कौन था बिल्कुल जिनको आज हम सीनियर मान रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं के नेतृत्व में ही तो हम वापस आए थे। बिल्कुल। फिर होगा ऐसा। देखिए जो समय है वो तो चल ही रहा है ना अपनी स्पीड से, तो समय के हिसाब से एक दिन सबको ये चक्र जो है सबको अपने अपने स्थान पे तो आगे बढ़ाएगा। तो आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसके पास अनुभव है, उसके पास क्षमता है, समय के अनुकूल उनकी मानसिकता है, तो काम करेंगे। और जनता का विश्वास है तभी तो आप या प्रदेश में जो राजनीतिक पहचान है वो उसी के कारण तो है। सर, ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक मतभेद है, लेकिन कोई पार्टी इसका खुला विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि पता है कि ओबीसी समाज का वोट बैंक बड़ा है। आप ओबीसी आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी आप भोपाल में आंदोलन भी हुआ 14-27 के मामले में, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ओबीसी वर्ग ज़्यादातर खेती किसानी से जुड़ा रहा और अशिक्षा का अभाव भी रहा ज़बरदस्त। भूमिहीन लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा आबादी होने के बाद भी जो उनको चाहिए था, उनके बच्चों को जो चाहिए था, भविष्य निर्माण के लिए जो मदद सरकार से चाहिए थी, वो एक ही तो चीज़ थी। भाई आरक्षण में मिलता क्या है? शिक्षा में आरक्षण मिलता है या नौकरियों में मिल जाता है, और क्या मिलता है? तो आप शिक्षा में आरक्षण नहीं दे पा रहे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं दे पा रहे। आज भी पिछले 8 साल से 4 साल से 13% आरक्षण होल्ड है। जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में जाके स्टे लेके आता है कि ये गलत है, वही व्यक्ति आज अटॉर्नी ऑफ जनरल बना बैठा है। इसका क्या है? सरकार का भेदभाव है ना, और क्या सरकार की मानसिकता दर्शाता है ना कि जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ एप्लीकेशन करता है आज उसी को आपने इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया। तो इसका मतलब क्या है, उसका कारण क्या है? आज अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा ना कि ओबीसी की संख्या कितनी। आप ये बताइए, एक परिवार में जब खाना बनता है तो एक औसत खाना तो बनता है ना कि भाई ये 2 रोटी खाएंगे, ये 3 रोटी खाएंगे, ये 4 खाएंगे, ये 5 खाएंगे। यहाँ तक कि जो घर में पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भी बनता है। बिल्कुल ठीक। तो मध्य प्रदेश की आबादी इतनी है, इसमें इनकी संख्या इतनी है। ठीक। भाई जब हम देश की संख्या गिनते हैं, भाई देश की जनता के हिसाब से, देश की आंकड़ों के हिसाब से, संख्या के अनुपात के हिसाब से, भाई जो जाति व्यवस्था बनाई वो हमारी बनाई हुई तो नहीं है ना, कि कांग्रेस की बनाई हुई है। आज़ादी के बाद की व्यवस्था नहीं है ये, आज़ादी के पहले की व्यवस्था है। चूंकि हमारे जो गांव है उसके गवाह है। बिल्कुल। उन गांवों में जो बसाहट की व्यवस्था थी वो उसके साक्षी हैं। तो उस जाति व्यवस्था के आधार पे अगर हमको ये जानकारी और डाटा नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? भाई अगर सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता तो क्या
आम आदमी के पास यहाँ जमीनें होती। जो इंदिरा जी ने कदम उठाया, सीलिंग एक्ट लागू किया, जिसके कारण बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए। अगर वो सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता तो शायद हमारे और आपके पूर्वजों के पास कोई जमीन नहीं होती। अगर ये लोकतंत्र नहीं होता, आज़ादी नहीं होती, तो क्या आपका भविष्य सुरक्षित होता? आज हम मरने के बाद का भी प्लान करते कि LIC की पॉलिसी ले लो यार, इंश्योरेंस ले लो यार, अगर हमको कोई रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई तो हमारे बच्चे तो सड़क पे नहीं आएंगे। बिल्कुल। पहले तो राजा महाराजा का परिवार भी खतरे में रहता था, उनके पास भी ये व्यवस्था नहीं थी। आज अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था सिर्फ गवर्नमेंट में ही है ना, कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी कोई काम करते समय कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उनके बच्चों का ध्यान हम रखेंगे। इसलिए तो सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। और सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं थी, एक अधिकार भी था। भाई सरकारी डॉक्टर का ही मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों लगता है, प्राइवेट डॉक्टर का क्यों नहीं लगता? जब आप कोई अपना रिकॉर्ड वेरिफिकेशन कराते हैं तो किसके पास जाते हैं? सरकारी डॉक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाते हैं। तो वो एक अधिकार भी होता है, जानकारी हो सकता है उससे बेहतर हो सकती है किसी के पास। तो कांग्रेस की जो नीति थी, जो भारत की जो व्यवस्था बनी थी कि सरकारी नौकरियों के माध्यम से लोगों को पावर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि छोटे छोटे कामों के लिए लोग परेशान ना हो। उसी के लिए पंचायती राज था, उसी के लिए नगरीय निकाय थी, उसी के लिए ये छोटे छोटे जो पोस्ट बनाए गए थे कि भाई तहसीलदार का ये हक है, ये जिम्मेदारी है, थानेदार की ये जिम्मेदारी है, मतलब सबके काम बांटे थे। आज उन्हीं सब चीज़ों में उस रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। आज आउटसोर्स के कितने कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में? क्या आउटसोर्स में आरक्षण लागू है? 3 से 4 लाख लोग आउटसोर्स के वर्कर हैं गवर्नमेंट में। सरकारी एजेंसियों में 3 से 4 लाख लोग, MPB में, ITO में, परिवहन में, सारे जितने सरकारी आपके विभाग हैं, तमाम ऑपरेटर्स, तमाम ये संविदा के शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, नगर निगम अतिथि शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, और ऐसे तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर सबकी लिस्टिंग की जाएगी तो आपको ठीक है ना। अगर इनकी आवश्यकता है तो इनकी परमानेंट भर्ती क्यों नहीं कर रही सरकार? कितने लोग रोजगार? भाई आज का नौजवान नौकरी में है, मान लीजिए वो संविदा में, वो तय ही नहीं कर पा रहा मैं घर कहाँ बनाऊं, अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहा है। उसको लग रहा है पता नहीं कब तक चलेगा, पता नहीं कब हमको घर बैठना पड़े, कब हमको दूसरा काम देखना पड़े। ईमानदारी से वो काम भी नहीं कर पा रहा, मेहनत से मन लगा के काम नहीं कर पा रहा, जीवन उसका अंधकार में। तो ये जो आरक्षण का जो इशू है ना, वो इन सब पे लागू होता है। भाई कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया, ठीक, आपने जाके होल्ड कर लिया, स्टे कर लिया। आज हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना करिए। तो क्यों लागू नहीं कर रहे? आपको मालूम है 13% पद होल्ड पड़े हुए हैं जी। बिल्कुल। अब होल्ड पड़े हैं, जो जिनका सिलेक्शन उसमें है उनकी आयु तो बढ़ रही है, बढ़ रही है। बिल्कुल। कहाँ जाएंगे? कल हम कुछ बच्चियों से मिले जिन्होंने नर्सिंग की परीक्षाएं दी थी, जो गवर्नमेंट ने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे नर्सिंग कॉलेज के, है ना। बिल्कुल। मैं कल कुछ बच्चियों से मिली, वो 2 साल से बेचारी सफर कर रही हैं, निर्णय नहीं हो पाया। कैसी सरकार है, कैसा प्रशासन है? तो 2019 से उल्ट पड़े हैं। कैसी सरकार है, कैसा प्रशासन है, क्या करना चाह रहा है, कैसे खिलवाड़ कर रहे हो आप दूसरे के साथ? इसका कंपनसेशन कौन देगा उनको? ये आरक्षण में ये सब प्रभावित हो रहे हैं, ओबीसी के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, बाकी लोग भी हो रहे हैं, सब लोग सफर कर रहे हैं। इसमें 13% बच्चे नहीं प्रभावित हो रहे, इसमें होते हैं 26% बच्चे। 26%, क्योंकि आपने आरक्षण बढ़ाया, मतलब सॉरी 28%, क्योंकि भाई आप ओबीसी की भी 14% के बच्चों को होल्ड कर रखा है रिजल्ट, और जो जनरल OBC ST जो के बच्चे हैं उनको सबका रिजल्ट होल्ड करके रखा है, तो ये तो प्रभावित हो रहा है। तो क्या है, जो ऐसे सोच और मानसिकता के लोग हैं वो सबको परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग ये काम कर रहे होंगे ना, जो लोग इसके मुखिया होंगे, जो लोग इसको ड्रॉप करेंगे, उनके बीवी बच्चे भी उनके स्वभाव से संतुष्ट नहीं होंगे। सर, आपकी विधानसभा में आपका लापता का पोस्टर लगा, क्या कारण था? विरोधी का काम है भाई, वो तो करेगा कुछ ना कुछ। भाई लगाने वाला कौन है कम से कम ये पता चल जाए, उसका नाम सामने आ जाए तो पता चल जाए। लापता का पोस्टर लगाने वाला ही लापता है, तो मैं किसको जवाब दूं? भाई मैं जाऊं किसके पास? बिल्कुल। मेरे घर के दरवाजे में कभी ताला नहीं लगता। क्या ताला नहीं लगता? कभी ताला नहीं लगता, 24 घंटे खुला रहता। जाके आप वहां पूछ लेना। किसी को कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है, कोई नोट नहीं कराना पड़ता है, सीधे आता है,
गेट खोलता है, गेट इसलिए लगा है कि जानवर अंदर ना घुस जाए, है ना। बाकी आदमी आता है, ऐसे सिटकिल्ली खोलता है, अंदर जाता है, कुर्सियां रखी हैं, पानी रखा है, आदमी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं उसका काम हो जाता है। भैया तो वहां से मैसेज आता है कि इस काम से कोई आया तो मैं फोन करता हूँ, या मैं वहां पे हूं तो है। सर सतना जिला व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा है, बहुत बड़ा है, आसपास के गांव के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत। सर वहाँ पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या है, इस पे कैसे निजात किया जा सकता है? देखिए सतना हमारा जो है, सतना की आयु जो है बहुत कम है, सतना अभी अभी डेवलप हुआ है। बिल्कुल। और चूंकि सतना की तुलना कई बार बड़े शहरों से होती, तो वो इंडस्ट्री होने के नाते तो राजस्व के मामले में तो वो बड़ा है, लेकिन जो बसाहट है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से वो कई बार मतलब बड़े शहर के रूप में अभी विकसित नहीं हुआ है, या व्यवस्थाएं वहां पे नहीं जुटा पाए। अब जैसे पार्किंग की जो आपने कही, तो लगातार जब लोगों की प्राइवेट जमीनें हैं, तो प्राइवेट जमीनों पे कौन पार्किंग करने दे? वो तो अपना मार्केट बनाता है, अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है, अपना मकान बनाता है, दुकान बनाता है, अपना कारोबार करता है, जगह कौन दे? सरकारी जमीनें हैं नहीं, और जो सरकारी जमीनें हैं उस पे नियति खराब कर बैठे हैं कुछ लोग, उन सरकारी जमीनों को बंदरवाट करने में लगे हैं। हमारे सतना नगर निगम के अंदर हवाई पट्टी भी है और रेलवे स्टेशन, शायद ऐसा बहुत कम शहर होंगे, सारे शहरों के एयरपोर्ट शहर से दूर है, किसी का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, किसी का स्टेशन दूर है कि रेलवे स्टेशन दूर है ना, लेकिन हमारे दोनों अगल बगल है, तो हजारों एकड़ जमीन है उसमें एक। अब रेलवे की जमीन में नगर निगम कुछ नहीं कर सकता है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन में न नगर निगम कुछ कर सकता, न एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ, मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर सकती, क्योंकि वो जमीन तो उनको आवंटित है। तो जब हजारों एकड़ जमीन उसके लिए रिजर्व है, तो काम कैसे हो? तो उसके लिए और ज्यादा हमें जमीनों की जरूरत है, जो सरकार ही परचेज कर सकती है, जो सरकार ही अधिग्रहण कर सकती है और उसको रिजर्व कर सकती है। हमारा तो जो प्लान था, जिस प्लान में हम लोग काम कर रहे थे, कि हम तो जैसे दिल्ली और नई दिल्ली, भोपाल और नया भोपाल, इंदौर और नया, है ना, तो इस तर्ज पे सतना को भी एक नया डेवलपमेंट देंगे, बनाएंगे। लेकिन ठीक है, शायद ईश्वर को भी मंजूर नहीं था, तो हमारी सरकार चली गई और वो काम हम नहीं कर पाए। नगर निगम में भी पार्टी ने मौका दिया काम करने के लिए, उसमें भी हम जनता को समझाने में कामयाब नहीं थे, तो नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले समय में मैं संकल्पित हूँ अपने आप को सतना को मेट्रो सिटी के तर्ज पर एक व्यवस्थित शहर बनाने की मेरी जीवन भर कोशिश रहेगी। सर सवाल मेरे ज़्यादा हैं और समय भी बहुत हो गया है, मैं आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद इस पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। विरोधी कहते हैं कि आप एक विशेष वर्ग के नेता हैं, आप खुलकर बात करना चाहूँगा कि कुशवाहा समाज के नेता हैं, ये आमतौर पर मैंने भी सुना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है? देखिए क्या है, आजकल जाति का नेता लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। क्या जाति का नेता? जाति का नेता लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। मैं सतना विधानसभा में एज नेता तो मैं नहीं हूँ, सतना में मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सामान्य आदमी। मैं सतना में अपने आप को नेता के रूप में नहीं देखता हूँ, और जो लोग मुझे नेता के रूप में देखते हैं शायद वो हमारे नजदीक नहीं है, कभी हमारा उनसे संवाद नहीं हुआ। जो लोग मुझे नेता के रूप में देखते हैं वो दूसरों की नजरों से देखते होंगे, उनकी नजरें, उनका नजरिया उनका है। रही बात समाज की, तो समाज में तो मेरे रिश्ते हैं भाई। हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है कोई मेरी बनाई हुई है भाई। हमारे मामा कौन, हमारे फूफा कौन, हमारी शादी कहाँ हो रही है, हमारे रिश्ते कहाँ हो रहे हैं, तो वहाँ नेतागिरी की क्या बात है? वहाँ तो रिश्ते हैं, खून का रिश्ता है। और ये जाल हर बिरादरी का, हर कौम का एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है भाई। मैं जिस शहर से चुनाव गया हूँ, उस शहर में कोई अकेले कुशवाहों ने वोट देके थोड़ी बनाया है। बिल्कुल, सभी जातियों के वोट हैं उसमें, तो सभी बिरादरी के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। तो वहाँ पे जो लोग ये बात ये कहते हैं, जिनसे आपने इस बात सुनी है, ये जो प्रश्न आपने जहाँ से भी बनाया है, इस प्रश्न में कोई भी आधार नहीं है। बाकी आज का जो मीडिया, सोशल मीडिया, जो जिस तरीके की राजनीति या जिस तरह का काम हो रहा है, उससे हर आदमी परिचित है। बिल्कुल ठीक, फेसबुक में पोस्ट डालने से हर आदमी नेता नहीं हो जाता।
पता चल जाता है ना। आप अभी तुलना करो कि जो यहाँ बड़े लंबे लंबे कुर्ता पहन के घूमते हैं, है ना, बड़े उनको देखो तो ऐसा लगता है कि ये नहाते भी कुर्ता पहन के होंगे, है ना। उनकी जब पोस्ट पड़ती है तो 200 लोग लाइक नहीं करते, 100-200 लोग शेयर नहीं करते, 100-200 लोग सुनते नहीं, एंटरटेन नहीं करते, है ना। वो भी अपने आप को नेता कहता है। वो टिप्पणी किस पे करता है? बड़े बड़े नेताओं पे, जिनकी 1 घंटे की किसी पोस्ट पे हजारों लाइक और हजारों शेयर और हजारों हजार लोग सुनने वाले हैं, देखने वाले लोग हैं, उन पे टिप्पणी करते हैं। अब नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तो मैं अपने पार्टी का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने शहर का कार्यकर्ता हूँ, और जो मेरे सार्वजनिक जीवन की जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए मैं हमेशा वचनबद्ध हूँ और उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। बिल्कुल। आज के इस मीडिया, इस फोन के दौर में, जब 24 घंटा आदमी ऑनलाइन हो, उस दौर में आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, और सबका अपना निजी जीवन है, निजी जीवन जीने का तरीका है, और निजी पसंद और नापसंद भी है। मेरी भी कुछ चीजें हैं पसंद है, कुछ चीजें हैं नापसंद है, तो उसको हम किसी पे थोप नहीं सकते। ना मुझ पे कोई थोप सकता है, ना मैं किसी पर थोप। स्वाभाविक सी बात है, जब डेवलपमेंट होता है, सड़क बनती है, नालियाँ बनती हैं, तो उसमें लिखा तो रहता नहीं है कि इसमें इसी समाज का, इसी जाति का लोग यूज़ करेंगे, सभी यूज़ करते हैं। सर, आप इस पॉडकास्ट में आए, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? आप अनुभव साझा करना चाहें तो। पांडे जी, आपने मुझे इस योग्य समझा, मुझे बुलाया, और इतनी सारी बातें हुई, उसके लिए अच्छा महसूस भी हो रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे कारण आपको भी शायद कुछ अच्छा फील हो, आपको बोरियत ना महसूस हो, क्योंकि कई बार पत्रकार स्वभाव जो होता है वो खोजी स्वभाव होता है, और जब उसे खोजबीन में सफलता नहीं मिलती है तो कई बार वो निराश भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद आप मेरी तरफ से तो निराश नहीं होंगे। नहीं, मैं एज अ जर्नलिस्ट, और मुझे आपके पॉडकास्ट में पहली बार ऐसा फील हुआ कि मुझे अपनी नॉलेज को और गेन करना चाहिए और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। देखिए, इस क्षेत्रों में मैं एक चीज़ बता दूं, हर आदमी हर चीज़ में पूर्ण नहीं होता। पूर्ण नहीं होता, तो और समय लगता है। भाई, हमारी जो आयु है, आयु के इस आयु तक आने में जो जीवन में जो रास्ते में हमें मिला वो तो हम जान गए, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे मिलने वाली है ना। तो आप चलते जाइए, हर दिन नए लोगों को बस उस नज़र से देखिए कि हमें इससे कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ जानकारी मिल जाए। हम क्या होता है, कई बार पहले अपने आप में कोई चीज़ तय कर लेते हैं, और फिर उसके अनुरूप जब निर्णय नहीं आता है, या उस पर हमको लगता नहीं है कि ये जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो हम हताश और थकान महसूस करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो अपन मच। मिलेंगे, बिल्कुल सर, बार बार मिलेंगे। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।